यहाँ स्पीकर को इतना अनइम्पॉर्टेंट समझा गया है कि उसकी बॉडी पार्ट्स को भी अलग अलग सेपरेटली नहीं लिखा गया है, बस एक साथ एक गट्ठर की तरह, एक ढेर की तरह लिख दिया गया है। उसकी एग्जिस्टेंस की कोई अहमियत नहीं है। ही ड्रेन्स द कलर फ्रॉम मी। अब यहाँ पर एक आयरनी का यूज़ हुआ है कि आर्टिस्ट्स क्या करते हैं, किसी पेंटिंग में रंग भरते हैं, कला में रंग भरते हैं, पर यहाँ क्या हो रहा है, ड्रेन कर रहे हैं। वो उसकी अंदर से, उसके जीवन से सभी तरह के रंगों को क्या कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं, सक कर रहे हैं, खींच रहे हैं। यहाँ जीवन से कलर को खींचने का मतलब है उसके जीवन से हैप्पीनेस को खींचना। इस लाइन की एक और मीनिंग भी हो सकती है दैट द आर्टिस्ट्स सी हर एज मेयर ऑब्जेक्ट। इस वजह से वो बस कलर को ड्रेन कर रहे हैं, उससे खींच करके खुद एक कला बना रहे हैं और उसकी एग्जिस्टेंस से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर यहाँ कलर रिप्रेजेंट कर सकता है पर्सनैलिटी ट्रेट्स को भी, पर्सनैलिटी के गुणों को भी, बट द आर्टिस्ट्स हैव रिमूव्ड दीज पर्सनैलिटी ट्रेट्स, लीविंग हर एन एम्प्टी शेल, एन ऑब्जेक्ट फॉर हिम टू यूज. Now the artist directs her something that you have to scoot over further to the right. Further to the right, madam, means कि थोड़ा सा और राइट की तरफ अपने मुड़ कर के बैठो मैडम, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से पेंट कर सकूं. अब उसे लग रहा है कि बस वो उसकी बॉडी को इधर उधर घुमा रहे हैं अपने पेंट करने की सहूलियत के हिसाब से. उन्हें ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि वह भी एक जीती जागती एग्जिस्टेंस है. और यहाँ पर मैडम कहने का आशय किसी सम्मानजनक उपाधि को देने से नहीं है. इट सजेस्ट्स दैट फॉर देम शी इज़ जस्ट अ लाइफलेस नेमलेस ऑब्जेक्ट हु दे आर वर्किंग विथ. उसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ इसलिए उसे वो बस मैडम कह देंगे, अरे उधर बैठो मैडम. अब जो सेकेंड लाइन में विंडो लाइट टर्म आया है वो भी कुछ एक सटल मीनिंग सजेस्ट कर रहा है, बिकॉज द यूज ऑफ इट इज आयरॉनिकल इन द सेकेंड लाइन. As light should bring hope and warmth in her life, but she is feeling cold and numb and hopeless. So this use of the term is quite ironical. Then the artist says something else. What does it say? What does he say? And try to be still. कि और चुप होकर के बिल्कुल शांति से बैठो, स्टिल होकर के एक जगह पर स्थिर होकर बैठो, बार बार हिलो नहीं. अब हिलेगा वही, मूव वही करेगा जिसमें जान होगी, तो मतलब बिल्कुल निर्जीव होकर के बैठो. उसकी एग्जिस्टेंस की कोई अहमियत नहीं है. अब स्पीकर क्या सोचती है, आई शैल बी रिप्रेजेंटेड एनालिटिकली एंड हंग इन ग्रेट म्यूजियम्स. जब मुझे पेंट कर दिया जाएगा तो मेरी पेंटिंग को रिप्रेजेंट किया जाएगा एनालिटिकली. एनालिटिकली कहने का आशय यहाँ पर ऑब्जेक्टिफिकेशन से है. किसी चीज़ को एनालिटिकली तब प्रेजेंट किया जाएगा जब वो निर्जीव होगी. सजीवों को एनालिटिकली आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, उसे स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते. तो मुझे बिल्कुल निर्जीवों की तरह एक मेरी पेंटिंग बनाकर मुझे प्रेजेंट किया जाएगा, हंग इन ग्रेट म्यूजियम्स, और बड़े बड़े म्यूजियम्स में मेरी पेंटिंग को रखा जाएगा. द बोर्जुआज विल कू एट सच एन इमेज ऑफ अ रिवर होर, दे कॉल इट आर्ट. और वही बोर्जुआज, वही उच्च वर्ग के लोग विल कू एट सच एन इमेज, उस इमेज को बहुत पसंद करेंगे जो वास्तव में एक रिवर होर की है, जो वास्तव में एक रिवर साइड में, कंट्री साइड में रहने वाली प्रोस्टिट्यूट की है. अर्थात वो प्रोस्टिट्यूट जिसकी तरफ दे लुक डाउन अपॉन, दे आर डिस्गस्टेड विथ, दे हेट हर. उस सेम प्रोस्टिट्यूट की जो पिक्चर होगी उसको वो बहुत पसंद करेंगे, उसे बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज करेंगे, प्रेज करेंगे, एंड दे कॉल इट आर्ट, और उसे वे आर्ट कहेंगे. अब इस लाइन के माध्यम से वे समाज की और अपर क्लास की बोर्जुआ वर्ग की डबल स्टैंडर्ड मेंटालिटी को शो कर रही हैं कि एक जीता जागता इंसान जिससे वो हेट कर रहे हैं, वो उसको समाज में मेन धारा में, मुख्य धारा में आने का मौका नहीं दे रहे हैं, उसे दबा कुचला हुआ जीवन जीने पर मजबूर कर रहे हैं, उसे डेस्टिट्यूट कर रहे हैं और उससे घृणा करते हैं और अपने आदर्शों के विपरीत मानते हैं. फिर भी उसकी आर्ट को वो, उसकी पेंटिंग को वो आर्ट कहते हैं, उसकी पेंटिंग को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं. तो ये कितना ही डबल स्टैंडर्ड है कि पेंटिंग ज़्यादा उनके लिए मायने रखती है और एक जीता जागता इंसान नहीं मायने रखता है. नाउ कम्स द सेकेंड स्टैंजा. मे बी ही इज़ कंसर्न विथ वॉल्यूम स्पेस. अब वो आर्टिस्ट के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि वो वॉल्यूम और स्पेस के बारे में ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि वो पेंटिंग कर रहा है, उसको आयतन और स्पेस इन सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब है. आई विद द नेक्स्ट मील, और मुझे बस अगली शाम के खाने के जुगाड़ से मतलब है कि इतने पैसे हो जाएं कि मैं खाने का जुगाड़ कर सकूं. यू आर गेटिंग सिन मैडम, दिस